हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट सीरीज का आज हमारा 6th लेक्चर है जिसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। डीपली कवर करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका यूज केस कैसे होता है जावास्क्रिप्ट में, वो सभी देखेंगे। उससे पहले हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक प्रोजेक्ट को कवर किया था जिसका सिंपल सा मोटिव था कि हम जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन से फैमिलियर हो सके। मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज केस कैसे कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट बनाने में, वो सभी किया था। तो चलते हैं अपनी एक फाइल बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे इस अपने फोल्डर के अंदर लेक्चर 6 नाम से। ओके, डॉट जेएस एक्सटेंशन लगाना तो जरूरी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं एंड यहाँ से इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। तो अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं और उनका फर्दर यूज केस क्या होता है। देखो, जावास्क्रिप्ट हैज मेनी ऑपरेटर्स दैट यू कैन यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। यानी कि वैल्यूज एंड वेरिएबल्स पे जो हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर कई टाइप के होते हैं, जैसे अर्थमेटिक है, असाइनमेंट है, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, यूनरी। इन सभी को एक एक करके हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरफ। Arithmetic operator are used to perform mathematical operations like addition and subtraction. Arithmetic operator का यूज हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अब ये हमारे फर्दर कितने टाइप के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं जो परसेंटेज का साइन होता है, एंड फिर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जिसमें दो मल्टीप्लाई के साइन होते हैं, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इनको एक एक करके हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपने वीएस कोड पे आके। तो हम लोग कंसोल का यूज करेंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं, जैसे 5 + 3 लिखा, एंड इसी को रेप्लिकेट करके हम अदर ऑपरेटर का यूज केस भी समझेंगे। तो देखो 5 - 3 कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड 5 × 3, एंड नीचे आके डिवाइड, एंड यहाँ पे मॉड्यूलो का यूज हो गया। नेक्स्ट एक और था हमारा एक्सपोनेंशियल जिसमें डबल मल्टीप्लाई थे। ठीक है, तो देखो इनको जब हम रन करते हैं कोड को तो हमारी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस परफॉर्म होंगी। जैसे 5 + 3 8 हो गया, 2 हो गया, 15 एंड 1.66। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका यूज क्या होता है, मॉड्यूलो का मतलब होता है सिंपली रिमाइंडर को देना। देखो मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता है, सिंपल 5 मॉड्यूलो 3, यानी 5 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 2 आया, सिंपली हमारा रिमाइंडर ये लिखा हुआ है 2 आ गया। और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर, यानी 5⁻³ यहाँ पे इसका मतलब है 5 का 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अगर 5 मॉड्यूलो मैंने 4 लिखा तो फिर 5⁻4 हो जाएगा, अगर 2 लिखा तो 5⁻2 हो जाएगा। ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है। अब हम फर्दर देखते हैं अपने दो ऑपरेटर जो होते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इनको अच्छे से समझ, क्योंकि इनका यूज केस ज्यादा है हमारे प्रोग्रामिंग में, तो इनको यहाँ से कमेंट कर देते हैं एंड एक ऊपर लाइन लिख देते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिससे हमें समझ में आए कि यहाँ से हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर को पढ़ रहे हैं। कमेंट करते हैं इसको एंड यहाँ पे लिखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम लोग दो ऑपरेटर जो हमारे मेन थे, पहला तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड जो सेकंड था हमारा वो था डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा कमेंट करते हैं फिर समझाते हैं। अब देखो, हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट एंड सेकंड होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इसको समझाते हैं क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले हमें इंक्रीमेंट करना है, यानी पहले प्लस प्लस फिर वैल्यू को यूज करना है। ठीक है, अब अगर पोस्ट का मतलब देखें तो पहले वैल्यू को यूज करो उसके बाद उसका इंक्रीमेंट करो। अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं एंड फिर समझाते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ एक वेरिएबल दे देते हैं num1, इससे ऊपर num1 में स्टोर कर देते हैं। तो लेट नंबर में मैं यहाँ पे 5 को स्टोर करता हूँ फिलहाल में, और प्री इंक्रीमेंट का यूज देखते हैं, यानी पहले इंक्रीमेंट करो उसके बाद वैल्यू को यूज करो, यानी num1 को यूज करो। तो पहले ये इंक्रीमेंट करेगा 5 को, 5 में इंक्रीमेंट 1 का करेगा 6, एंड ये देन 6 को प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट देन num1 को यूज करो। तो देखो क्या आएगा, 6 आ रहा है। यही पोस्ट इंक्रीमेंट होता, तो ये क्या करेगा, पहले num1 को यूज करो उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करो। तो पहले ये 5 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद इसको 5 से 6 कर देगा। अब हमारा 6 स्टोर कहाँ हुआ, 6 अभी भी num1 में स्टोर है। अब अगर हम लोग यहाँ पे num1 को प्रिंट करें, num1 को, तो यहाँ पे 5 स्टोर नहीं है, सिंपल सी बात, अब 6 स्टोर हो गया, क्योंकि इस वाले ऑपरेटर ने, इस वाले एक्सप्रेशन ने 5 को पहले 6 में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको num1 में स्टोर कर दिया। तो देखो अब क्या आएगा, एक मिनट, सिलेक्टेड रन हो गया। ये पहले भी बता चुका, अगर कोड अगर सिलेक्ट करके रखा है और फिर रन करते हैं तो फिर सिलेक्टेड पार्ट रन होता है, जिससे कि एरर आता है। तो अब देखो यहाँ पे 6 हमारा आ गया। पहले इस वाले ने क्या किया,
जो num1 था, num1 को यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया उसको। फिर उसने जब num1 को प्रिंट किया तो फिर 6 प्रिंट हुआ, क्योंकि अब num1 में 6 स्टोर हो चुका है। ये तो हमारे हो गए एग्जाम्पल पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट के। अब सेम यूज़ केस हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर में है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या है, देखो ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्री डिक्रीमेंट होता है एंड सेकंड जो होता है वो हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करो, उसके बाद वैल्यू को यूज़ करो। एंड सेम ऐसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट में है कि पहले वैल्यू को यूज़ करो, उसके बाद इसको डिक्रीज़ करो। तो अगर यहीं पे हम नंबर में 5 को स्टोर किया मैंने और फिर हम करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी यहाँ पे पहले नंबर को यूज़ करेगा ये, मतलब नंबर को पहले प्रिंट कर दो, उसके बाद उसको डिक्रीमेंट कर दो। अब इसको कमेंट करते हैं फिलहाल के लिए, तो पोस्ट को देखते हैं पहले। अब देखो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट हुआ है, क्योंकि पहले इसने नंबर को तो यूज़ कर लिया, उसके बाद अब नंबर को इसने डिक्रीज़ कर दिया बाई 1 से। ठीक है, तो अगर नंबर को अब प्रिंट करें तो फिर नंबर में स्टोर क्या होगा, 5 नहीं, अब वो 4 स्टोर होगा। तो देखो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही हम अगर प्री को देखें तो प्री में क्या होगा, पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करो, उसके बाद उसको यूज़ करो। तो पहले ये num1 को डिक्रीमेंट करेगा, माइनस माइनस करेगा, फिर num1 को यूज़ करेगा। अगर इसको यहाँ से कमेंट करते हैं एंड देन इसको यूज़ करते हैं तो देखो क्या आता है, 4 पहले ही आ गया, यानी पहले उसने डिक्रीज कर दिया, उसके बाद num1 को प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने बोला num1 को प्रिंट करो, वो भी माइनस माइनस num1 को प्रिंट करो। ये हमारे कुछ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए। अब चलते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से कमेंट के अंदर रख देते हैं। अब हमारा दूसरा ऑपरेटर जो है वो देखो अरिथमेटिक हो गया, एंड देन है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन अ स्पेसिफिक वैल्यू टू अ वेरिएबल। हमने पहले भी देखा था, किसी भी वेरिएबल में अगर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ये यूज करना पड़ता था, ये वाला ऑपरेटर। वो हमारा ऑपरेटर था जो हम पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्वल का साइन नहीं है, और भी साइन के थ्रू हम लोग वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलो इक्वल एंड एक्सपोनेंशियल इक्वल। तो देखो इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर थे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले इक्वल, यानी इस इक्वल के थ्रू हम लोग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। तो देखो जैसे कोई वेरिएबल लिया मैंने, लेट num1, यहाँ पे लेते हैं num1 एंड यहाँ पे इक्वल साइन का यूज करते हैं। उसके बाद उस num1 में वैल्यू को असाइन मैंने किया 5। तो यहाँ पे ये जो इक्वल का साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है और फिर वैल्यू को उसमें स्टोर कर रहा है num1 में, यानी असाइन कर रहा है। तो अब अगर num1 में मुझे देखो यहाँ पे num1 में प्लस इक्वल करके एक वैल्यू को असाइन करनी है और प्लस इक्वल कर रहा हूं मैं 4, यानी कि इसका मतलब क्या है ये समझो। पहले प्रिंट करके देखते हैं फिर इसको समझाते हैं। console डॉट लॉग करते हैं यहाँ पे num1 को। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं, यहाँ से 9 आ रहा। अब 9 क्यों आया वो देखो, यहाँ पे कमेंट का यूज करते हैं और आपको समझाते हैं। पहले num1 में वैल्यू थी 5, फिर मैंने num1 प्लस इक्वल टू किया 4। इसका मतलब होता है num1 में असाइन करो वैल्यू को num1 प्लस 4 का। ये इस ऑपरेटर का काम है। इस वाले ऑपरेटर को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं और लॉन्ग फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है, उसका काम है। यानी num1 में वैल्यू को असाइन करो उस, और कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, num1 में 4 जोड़ने के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा प्लस इक्वल टू 4। ये हमारा सेम हो गया। अब ऐसे ही अगर माइनस का यूज करना है मुझे, तो देखो यहाँ पे num1 माइनस इक्वल टू मैं कर दूं 4। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अब समझ गए होगे आप लोग ना। इसका मतलब है सिंपल, num1 इक्वल टू num1 माइनस 4। ये हमारा इस वाले ऑपरेटर का यूज है। मतलब num1 में वैल्यू को असाइन करो, कौन सी वैल्यू को, देखो थोड़ा सा स्पेस दे दें जिससे समझ में आए आप लोगों को। num1 में वैल्यू असाइन करो num1 माइनस 4 करके। तो अब क्या असाइन होगा इसमें, देखो num1 को प्रिंट करते हैं और इसको थोड़ा सा कमेंट करते हैं। तो अब देखो 1 आया, यानी num1 की पहले वैल्यू क्या थी, 5 थी। उसके बाद उसमें 4 को डिडक्ट किया, यानी सब्ट्रैक्ट किया, फिर num1 में वही वैल्यू स्टोर कर दी और असाइन कर दी, या फिर बोल सकते हैं असाइन या स्टोर एक ही बात है। और फिर num1 को मैंने प्रिंट कर दिया। अब 5 में अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 1 को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सेम हमारे जो और ऑपरेटर हैं उनका भी यूज केस यही होता है। और ऑपरेटर कौन से थे, जैसे num1 में मैं स्टोर कर दूं मल्टीप्लाई इक्वल टू, और इसमें यहाँ पे 4 कर दूं। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है num1 में वैल्यू को असाइन करो num1 इंटू 4 का। ठीक है, अब अगर इन दोनों को कमेंट करूं मैं यहाँ पे और इसको प्रिंट करूं तो सिंपल है, 20 आएगा हमारा आंसर। ये देखो 20 आ गया। सेम हमारा यूज केस क्या होता है, num1 डिवाइड इक्वल टू 4 कर दें, तो इसका भी मतलब होता है num1 में वैल्यू को असाइन करो num1 डिवाइड बाई 4 का। अगर इसको यहाँ पे लिख दें हम num1 इक्वल टू num1 डिवाइड 4,
मतलब नम 1 में वैल्यू को असाइन करो, कौन सी वैल्यू, नम 1 में 4 का डिवाइड करने के बाद। ये हमारे कुछ ऑपरेटर हो गए। ऐसे ही यहाँ पे आप मॉड्यूलो का यूज़ कर सकते हैं, फिर आप एक्सपोनेंशियल का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा कमेंट करते हैं, इसको भी यहाँ से, एंड फिर चलते हैं अपने सेकंड ऑपरेटर की तरफ, जो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। Comparison operators are used to compare one value or variable with something else। अरे नाम से ही समझ में आ रहा होगा यार, कंपेयर करना है हमको। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हम इसलिए करते हैं कि किन्हीं दो वैल्यू को आपस में कंपेयर कर सकें। अब कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे इक्वल इक्वल। अभी देखो एक इक्वल था तो वो असाइनमेंट है, दो इक्वल हो गए तो फिर कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब इसके नीचे आप लोग ट्रिपल इक्वल देख रहे होगे, अब इसका क्या यूज केस है उसे भी अच्छे से समझाएंगे। तो हमारा डबल इक्वल हो गया, इक्वल इक्वल, एंड फिर ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है उसको बोलते हैं नॉट इक्वल ऑपरेटर। एंड यहाँ पे जो बोलते हैं नॉट इक्वल इक्वल ऑपरेटर, ये तो हमारे चार मेन ऑपरेटर हैं कंपैरिजन में। इनका यूज केस हम बहुत कुछ करेंगे, इनका भी होगा, लेकिन ये तो आप लोग समझते ही है ना, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो चलो पहले इनको समझाते हैं अच्छे से, एंड फिर चलते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ। तो यहाँ पे अभी हमारा ऑपरेटर क्या था, कंपैरिजन ऑपरेटर। सबसे पहले हमारा डबल इक्वल था। अब डबल इक्वल देखो, अभी कंपैरिजन का मतलब है कि हमें किन्हीं दो या दो से ज्यादा वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, तो चलो नम 1 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लेट नम 1 में हम स्टोर कर देते हैं अपने 9 को या फिर 4 को, ओके। एंड लेट यहाँ पे करते हैं नम 2 में स्टोर कर देते हैं 9 को। चलो 9 बोला है तो उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए हम कंसोल का यूज करते हैं ताकि हम डायरेक्ट अपने आउटपुट को प्रिंट करा सकें, ओके। अब यहाँ पे नम 1 एंड नम 2 को हमें कंपेयर करना है, तो नम 1 लिखा एंड डबल इक्वल लगाया नम 2। इसका मतलब सिंपल इतना है, ओके, नम नम 2 कि हमें बताओ नम 1 क्या इक्वल है नम 2 के। अब ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। तो फॉल्स हमें आउटपुट मिलेगा, तो सिंपल सा हमें फॉल्स आउटपुट मिल गया। ये तो समझ में आ गया कि डबल इक्वल करता है वैल्यू को कंपेयर कंपेयर करके हमें बताता है आउटपुट। अब यहीं पे अगर मैंने ये नंबर जो लिखे वो 9 नंबर फॉर्मेट में लिखे, अगर क्या हो इसी को मैं स्ट्रिंग बना दूं, स्ट्रिंग 9 कर दूं, तो भी आप लोग कहोगे कि 4 और 9 ये तो बिल्कुल अलग है भाई। एक नंबर वैल्यू है, नंबर डेटा टाइप है, दूसरा हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो इसको देखते हैं तो भी फॉल्स आएगा। अब क्या हो अगर मैं नंबर में यहाँ 9 स्टोर कर दूं, नम 1 में मैंने 9 स्टोर कर दिया और नम 2 में स्ट्रिंग का 9 स्टोर कर दिया। फिर आप लोग बोलोगे कि सिंपल है, ये दोनों अलग हैं, ये वाला नंबर 9 है, ये हमारा स्ट्रिंग 9 है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब भी फॉल्स आना चाहिए। तो देखो क्या आता है, अब इसने ट्रू दे दिया। यही हमारा ड्रॉबैक होता है डबल इक्वल का, जिसका यूज हम बहुत ही कम करते हैं अपने कंपेयर करने में। किन्हीं भी दो वैल्यू को जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो फिर हमें पता ही नहीं होता है कि नंबर में हमारा स्ट्रिंग स्टोर है या नंबर स्टोर है या बूलियन स्टोर है। तो हम कंपेयर करने के लिए करते हैं ट्रिपल इक्वल का यूज। उससे पहले हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल से पहले नॉट इक्वल को भी समझा दें, ये तो बड़ा इजी सा यूज केस है। नॉट इक्वल क्या बताता है, इसका जस्ट अपोजिट, क्या नम 1 नम 2 के बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या है, बराबर है। अभी देखा था ट्रू, तो ये सिंपल फॉल्स रिटर्न कर देगा हमें। मतलब अपोजिट, अगर फॉल्स है तो ट्रू दे देगा, ट्रू है तो फिर फॉल्स दे देगा। अब यहाँ पे अगर मैं 4 को दोबारा स्टोर कर दूं तो अब हमारे दोनों बराबर नहीं है, और इसने क्या पूछा है, क्या नम 1 बराबर नहीं है नम 2 के, नॉट इक्वल नम 2, यानी नम 1 नॉट इक्वल नम 2, तो सिंपल है ट्रू है हमारा। तो ये ट्रू दे दिया यूज केसेस ने हमारे रिटर्न में। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ ट्रिपल इक्वल को। अब अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह दोबारा 9 को स्टोर कर दूं और फिर देखूं क्या नम 1 ट्रिपल इक्वल नम 2, और ट्रिपल इक्वल को हम स्ट्रिक्ट इक्वल भी बोलते हैं, यानी ये स्ट्रिक्टली कंपेयर करता है कि नहीं भी दो वैल्यू को। तो देखो इसने फॉल्स दे दिया। अभी आपने यहाँ देखा था कि ट्रू दिया, स्ट्रिंग का 9 और नंबर का 9 आपस में बराबर हैं, अभी डबल इक्वल ने बोला था ये और ट्रू दिया था, लेकिन ट्रिपल इक्वल दे रहा है फॉल्स, कि जो नंबर का 9 है वो नंबर है। इस ट्रिपल इक्वल ने क्या किया, वैल्यू को कंपेयर करने के साथ साथ उनके डेटा टाइप को भी कंपेयर किया। वो देख रहा है कि नंबर जो 9 है वो क्या नंबर डेटा टाइप है, नम 1 जो है वो क्या नंबर डेटा टाइप है। उसने देखा हाँ ये नंबर है, उसने फिर नम 2 को देखा, नम 2 क्या नंबर 9 है या फिर स्ट्रिंग 9 है, तो उसने देखा ये तो स्ट्रिंग 9 है, तो उसने डेटा टाइप को कंपेयर किया और उसके बाद हमें फॉल्स दे दिया कि नहीं भाई ये 9 जो है वो अलग है, ये 9 जो है वो अलग है। अब सेम इसमें नॉट इक्वल का देख लो, अब वो तो ट्रू बताएगा क्योंकि ये 9 और ये 9 दोनों आपस में अलग है, तो देखो इसने ट्रू दे दिया। अगर एक्सक्लेमेशन लग जाए तो फिर जो ट्रू है वो फॉल्स देगा, जो फॉल्स है वो ट्रू देगा। ये तो हमारे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर में ये चारों वाले, ठीक है, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ट्रिपल इक्वल एंड नॉट डबल इक्वल।
और देखा था ना, ये स्ट्रिक्ट इक्वल ऑपरेटर है, यानी ये इक्वलिटी डेटा टाइप को भी देखता है और फिर हमारे उस जो वैल्यू स्टोर है उसको भी कंपेयर करता है। लेकिन डबल इक्वल क्या करता है, वो सिर्फ जो वैल्यू स्टोर है उसको देखता है, वो डेटा टाइप को नहीं देखता है कि डेटा टाइप भाई मुझे मतलब नहीं है डेटा टाइप कौन सा है, मुझे बस वैल्यू बताओ, वैल्यू बराबर है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, वैल्यू फॉल्स है तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। चलो हमारे बाकी के जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उनको भी देख लेते हैं, तो कंसोल करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर को स्टोर कर देता हूँ अपने 4 को। ओके, अब यहाँ पे करते हैं num1 इज लेस देन num2, तो यहाँ पे कर देते हैं लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इनका तो सिंपल आप लोगों को भी आंसर पता है, num1 इज इक्वल टू 9 है, num1 इज इक्वल टू 4 है, एंड जो ये एक्सप्रेशन है उनका रिजल्ट क्या आएगा वो भी पता है आपको। तो देखो सिंपल सा है, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया, ट्रू एंड ट्रू आ गया। अब आप लोग मैच करते रहना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। अब इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये कुछ ऑपरेटर होते हैं जिन्हें हम कंडीशनल बेस पे यूज करते हैं। तो देखो, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक वेदर वन और मोर एक्सप्रेशंस रिजल्ट इन ईदर ट्रू और फॉल्स। ये जो है वो वन और मोर एक्सप्रेशंस पे परफॉर्म होता है और रिजल्ट क्या देता है, रिजल्ट केवल ट्रू और फॉल्स देगा, यानी सिर्फ बूलियन देगा। पहले भी बताया ना, ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, ये बूलियन वैल्यूज होती हैं हमारी, और ये एक या एक से ज्यादा एक्सप्रेशन पे हम इनको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा M% साइन है, इसे बोलते हैं M% साइन, और यहाँ पे बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये जो एंड है इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड ये जो साइन है उसे बोलते हैं M%। तो चलते हैं अपने और इसको कमेंट करते हैं यहाँ पे, एंड इन दोनों को भी। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हमारा था लॉजिकल एंड ऑपरेटर, या फिर इसको पहले कमेंट करते हैं फिर समझाते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, M% वाला एंड ऑपरेटर। अब इसका देखो यूज केस क्या है, मैंने अभी बताया जस्ट डेफिनेशन में कि वन और मोर एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो देखो, पहले जैसे मैं एक्सप्रेशन लेता हूँ कोई, कंसोल में ही कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं एक ऑपरेशन लेता हूँ, 5 इज लेस देन 4, पता है आप लोगों को, एंड सेकंड यहीं पे मैं एंड लगाऊंगा, यानी M% लगाऊंगा अपना 2 बार, और यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन लेते हैं, 6 इज ग्रेटर देन 9। अब इसका हमें आंसर देखना है क्या आएगा। तो देखो इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो फॉल्स आ रहा है। अब फॉल्स कैसे आ रहा है उसको समझते हैं यहाँ पे। तो देखो, लॉजिकल का काम होता है, अगर सभी एक्सप्रेशंस ट्रू हैं तो ये वैल्यू केवल ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। चलो इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ ऑल एक्सप्रेशंस आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू तभी देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। फिर उसे कोई मतलब नहीं है और हमारी कितनी भी वैल्यूज हैं वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर सभी एक्सप्रेशंस ट्रू हैं तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो गई तो ये तुरंत वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ मैंने 2 एक्सप्रेशन लिए, तो चलो एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, एक्सप्रेशन 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्रेशन 2, एंड यहाँ पे मैं रिजल्ट को स्टोर करता हूँ समझाने के लिए। मैंने 2 ही एक्सप्रेशन लिए हैं, तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन मैं समझता हूँ कि ये ट्रू है, एंड सेकंड को मैं देखता हूँ कि ये भी ट्रू है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, अभी बताया, अगर सभी एक्सप्रेशंस ट्रू हैं तो ये वैल्यू ट्रू देगा, तो हमारा ट्रू रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब अगर हमारा एक एक्सप्रेशन ट्रू है ये वाला, एंड सेकंड वाला फॉल्स है, तो ये रिटर्न क्या करेगा हमें, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, अभी जस्ट बताया। और फिर अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है जैसे कि, ठीक है, एंड ये वाला ट्रू है, तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। डजंट मैटर कि कितनी भी एक्सप्रेशन ट्रू हो, अगर एक भी फॉल्स है तो फिर वैल्यू फॉल्स आएगा रिजल्ट में। और फिर अगर ये वाला फॉल्स है देन ये वाला भी फॉल्स है, तो वैल्यू सिंपल सा है, फॉल्स ही आएगी। ठीक है, अब नोट्स का बोल रहे तो देखो हम लोग यहाँ पे नोट्स लिख रहे हैं सिंपल सा। अगर आपको कॉपी पेन का यूज करना है तो फिर कॉपी पेन का यूज करिए, अदरवाइज यहीं पे लिख के रखिए। तो ये हमारा हो गया एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, कि अगर एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 दो मैं एक्सप्रेशन लेता हूँ, और वैल्यू अगर एक्सप्रेशन 1 की ट्रू है और एक्सप्रेशन 2 की ट्रू है तो रिजल्ट में ट्रू आएगा, अदरवाइज सभी केसेस में रिजल्ट फॉल्स आएगा। हमें मतलब नहीं है कि कितने एक्सप्रेशन ट्रू हैं, सभी ट्रू होंगे तो रिटर्न ट्रू करेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 को, जो 6 ग्रेटर देन 9 था वहां कर देता हूँ 6 ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे जो 5 लेस देन है उसको कर देते हैं 7। अब देखो हमारे दोनों ऑपरेशन ट्रू है, 5 हमारा लेस देन 7 है, एंड जो 6 है वो ग्रेटर देन 3 है, और मैंने एंड का यूज किया हुआ है M% का, तो देखो अब ट्रू आ गया। अगर इसमें एक भी मैं फॉल्स कर दूं, यहाँ पे कर दूं 6 इज ग्रेटर देन 8,
तो ये फॉल्स हो गया, लेकिन ये वाली ट्रू है, तो देखो हमारा रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। अब मैं यहाँ पे कितनी भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, मैं एंड एंड करके एक और एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, ठीक है, फिर से मैं एंड एंड करके एक और ऑपरेशन लिख सकता हूँ M% लगा के, मुझे मतलब नहीं है कितनी एक्सप्रेशन लिखूं, अगर एक एक्सप्रेशन फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। अब इसको कमेंट करते हैं, यहाँ से समझाने के लिए इतना बहुत है। अब चलते हैं हमारे दूसरे ऑपरेटर की तरफ, जो है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और को यहाँ से समझते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर, ये हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल और ऑपरेटर। अब इसमें क्या है कि इफ अ सिंगल expression is true, then it will return true, otherwise it will return false। इसमें क्या बोला, if a single expression is true then it will return true, मतलब अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा, और अगर एक भी ट्रू नहीं है मतलब सभी फॉल्स हैं तभी ये फॉल्स देगा। अब इसका अगर यूज केस यहाँ से लिखें तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट करने का ट्राई करूँ या फिर पेस्ट कर दूँ, और अब अगर देखूँ तो देखो पहला हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है, सेकंड ट्रू है, तो फिर रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू है और एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है तो फिर रिजल्ट फिर भी ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक एक्सप्रेशन को ट्रू कर दिया फर्स्ट वाले को। अब थर्ड केस देखते हैं, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो भी ट्रू आएगा। फिर इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। अब अगर सभी फॉल्स हैं, फर्स्ट भी फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स, थर्ड भी फॉल्स एक्सप्रेशन, फोर्थ भी फॉल्स, जितने एक्सप्रेशन है वो सभी फॉल्स हैं, तो फिर रिटर्न फॉल्स करेगा। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसी को कमेंट आउट करते हैं एंड यहाँ से इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे M% की जगह हम लगा देते हैं और ऑपरेटर का। अभी देखो हमारे जो एक्सप्रेशन है वो हमारा फर्स्ट भी ट्रू है एंड सेकंड हमारा जो है वो फॉल्स है, तो देखो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, तो आंसर हमारा ट्रू आ गया। अब यहाँ पे आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस को लिख के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट क्या करता है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन साइन है, वो है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, इसका सिंपल सा काम है, अगर वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये केवल निगेट कर देता है वैल्यू, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको जस्ट अपोजिट कर देगा। अगर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देता है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा लॉजिकल नॉट है और ये केवल एक ही एक्सप्रेशन पे वर्क करता है, तो इसको हटाते हैं सेकंड एक्सप्रेशन को, और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको हम लोग पैरेंथेसिस में रैप करते हैं एंड फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं नॉट। अब 5 लेस देन 7 हमारा ट्रू है और मैंने ट्रू को निगेट कर दिया नॉट ऑपरेटर के थ्रू, तो ये देखो हमारा फॉल्स आ गया, यानी ट्रू को इसने फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। वहीं अगर मैं इसको कर दूं 5 इज ग्रेटर देन 7, ये हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स है, लेकिन इसने निगेट कर दिया, निगेट करेगा फॉल्स को ट्रू में, तो देखो हमारा आंसर, एक मिनट सिलेक्टेड था, ये देखो अब हमारा आंसर ट्रू आ गया। ये हमारे हो गए कुछ लॉजिकल ऑपरेटर। अब अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, जो है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में रेयरली यूज होने वाले ऑपरेटर हैं, इनका आप लोग कहीं यूज नहीं करेंगे। अब यूज नहीं करेंगे इसका मतलब ये तो है नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे इनको हम। देखो बिटवाइज ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स दैट treat their operand as a set of binary digits but return the result of operation as a decimal value। पहले इसी को समझते हैं डेफिनेशन में। ये जो ऑपरेंड्स होते हैं, अब ऑपरेंड क्या होते हैं, ये हमारे ऑपरेंड 5 ऑपरेंड है, 7 ऑपरेंड है, और ये जो साइन लगा हुआ है वो हमारा एक ऑपरेटर है, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। सिंपल सा, ये जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड के सेट को ये 32 बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है और वहां उसको ऑपरेशन परफॉर्म करता है एट द बैक एंड, जहां पे हम लोग कोड रन करते हैं कंपाइलर के अंदर। ये 32 बिट बाइनरी डिजिट में पहले कन्वर्ट करेगा अपने ऑपरेंड्स को, उसके बाद उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये वाले ऑपरेटर के थ्रू, एंड रिजल्ट जो देगा वो डेसिमल वैल्यू देगा। डेसिमल वैल्यू हमारी नॉर्मल है 1 2 3 5 4। देखो बाइनरी कन्वर्जन इटसेल्फ इज अ सेपरेट टॉपिक, अगर आप लोग बोलेंगे तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो ला सकता हूँ। यहाँ पे हमें कोई काम नहीं है कन्वर्जन का, कैसे बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में एंड सो ऑन, हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इन सभी को समझ लेंगे। तो पहले एंड ऑपरेटर समझते हैं। अब ये एंड वही है, लेकिन वहां पे 2 M% का यूज करते थे और यहाँ पे एक ही M% का यूज करेंगे। तो हमारे अभी कौन सा था ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, ये हमारा था एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर नॉट। नॉट को यहाँ टिल्ड डिफाइन करते हैं, जो एस्केप की होती है उसके जस्ट नीचे, जहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं तो एस्केप उसके नीचे होती है, और सिर्फ दबा के प्रेस करोगे तो फिर हमारा टिल्ड आ जाएगा, ये नॉट होता है यहाँ पे। और फर्स्ट है हमारा M%, इसको चलो कमेंट में रैप कर देते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा M%, सेकंड है हमारा और, एंड यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉट, और फिर ये है हमारा बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, जो 6 होता है, 6 के ऊपर ये साइन बना होता है, एंड हमारा होता है लेफ्ट शिफ्ट,
और होता है राइट शिफ्ट, है ना? ये देखो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब इनके काम क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एंड को देखते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं एक अपना 5 का बाइनरी लेता हूँ, इसको भी कमेंट के अंदर लिखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 5 का मैंने बाइनरी लिया, 5 का बाइनरी क्या होता है 0101, और एक और हम बाइनरी ले लेते हैं अपना 2 का, और 2 का बाइनरी होता है 0010। ओके, अब ये कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो अपने में टॉपिक अलग है, चलो कोई नहीं, फिलहाल पहले इसको यहाँ देखते हैं। अब हमें परफॉर्म करना है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो आते हैं कंसोल करते हैं यहाँ पे console.log, यहाँ पे 5 एंड 2 को, अब इसका आंसर क्या आएगा उसके बाद मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या एट द एंड। तो देखो 0 आ रहा है क्योंकि हमें नहीं पता ये डेसिमल वैल्यू को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, वो भी 32 बिट में। हमने केवल 4 बिट्स लिखी हुई हैं, इसके पहले 28 जीरो और होंगे भाई, और यहाँ पे भी मैंने 4 डिजिट लिखी हुई है 4 बिट्स, और इसके पहले 28 होंगे और जो जीरोज हैं वो होंगे, तब ये जाके 32 बिट बाइनरी बनेगा और ये उस पर परफॉर्म करते हैं। तो एग्जाम्पल लेके हम 4 पे ही समझेंगे। 5 एंड 2 किया, एंड का सिंपल मतलब यहाँ पे भी वैसा ही है जैसा हमारा लॉजिकल एंड था, मतलब ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू दो। अब यहाँ पे ट्रू क्या है, एक इटसेल्फ बूलियन है, लेकिन यहाँ पे ट्रू हम देखते हैं 1 को एंड फॉल्स देखते हैं हम 0 को। यानी हमारा जो 1 होता है, चलो इसको भी लिखते हैं, जो हमारा 1 होता है वो होता है ट्रू एंड जो 0 होता है वो होता है फॉल्स बाइनरी में। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है वो समझते हैं। तो ऊपर देखा था लॉजिकल एंड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दोनों का सेम है। अगर ये दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स हो गया तो फिर रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। अब इन दोनों में देखते हैं, हमारा फर्स्ट जो है वो ट्रू है 5 का, और इसका जो है वो फॉल्स है, तो रिटर्न क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा, यानी कि फॉल्स। इसका देखते हैं सेकंड, हमारा सेकंड क्या है 0 यानी फॉल्स, एंड इसका सेकंड क्या है डिजिट 1 यानी कि ट्रू, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिलेगा फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल्स हुआ तो फिर रिटर्न फॉल्स करेगा। सिंपल सा, इसमें भी फॉल्स मिल गया, इसमें भी फॉल्स मिल गया, और ये हमारा जो बाइनरी है वो हमारा 0 का है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न हुआ है। ये एंड का समझ में आ गया। अब और का देखते हैं, और का भी केस हमारा सेम है इस लॉजिकल और की तरह। यदि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू को देगा, अगर एक भी ट्रू है तो भी ट्रू देगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तब रिटर्न फॉल्स करेगा। अब इसको अगर रन करते हैं तो आंसर देखो क्या आएगा, 7 आ रहा। 7 कैसे आ रहा वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमें रिटर्न में ट्रू मिलेगा। अब यहाँ पे देखा तो हमारा ये जो है वो ट्रू है, एक 1 ये ट्रू है एंड यहाँ पे 0 फॉल्स है, तो 1 तो ट्रू है तो हमें वैल्यू ट्रू मिलेगा, यानी इन दोनों को देखेंगे ट्रू फॉल्स तो हमें ट्रू मिला, फिर यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू मिलेगा, फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स है फिर भी हमें ट्रू मिलेगा। अब दोनों जब फॉल्स है यानी दोनों 0 है तो फिर हमें 0 मिलेगा। अब ये जो बाइनरी है वो 7 का है, यानी इसको 1 ऐड करेंगे फिर 2 ऐड करेंगे फिर 4 ऐड करेंगे, 4 + 3 = 7, तो हमें 7 मिल गया। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो अपने में अलग टॉपिक है, ठीक है। अब हम ऐसे ही हम नॉट को भी देख सकते हैं। अब नॉट जो है वो हमारा एक डिजिट पे परफॉर्म होता है, नॉट का साइन टिल्ड, इसको टिल्ड बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब 2 का नॉट क्या होगा, तो यहाँ से देखो अभी मैंने समझाया, नॉट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू ट्रू है उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर दो और जो फॉल्स है उसे ट्रू में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे वैल्यू अगर ट्रू का देखें, अगर 2 का नॉट करके देखें तो सबसे पहले 2 का बाइनरी डिजिट 0 यानी फॉल्स है, तो फिर हमें ट्रू दे दो। ओके 1 दे दिया इसने। सेकंड हमारा जो डिजिट है वो 1 है, 1 क्या है ट्रू है तो फिर हमें फॉल्स दे दो, ठीक है। थर्ड डिजिट क्या है हमारा 0 यानी फॉल्स है, तो फिर हमें ट्रू दे दो, फिर से हमें ट्रू दे दो। अब ये जो बाइनरी है वो बाइनरी किसका है, ये हमारा 13 का बाइनरी है। अब इसको अगर टिल्ड 2 करें यानी नॉट 2 करें तो आंसर देखो भाई, आंसर तो -3 आ रहा। क्या मतलब ये हमारी बाइनरी गलत कन्वर्ट होगी, नहीं, बाइनरी एकदम सही है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये 32 बिट पे वर्क करते हैं और यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 बिट को लिया हुआ है। इससे पहले 28 जो जीरो थे ना उनको भी ये 1 में कन्वर्ट करेगा, यानी 28 1 पहले और लगेंगे भाई, यहाँ पे ऐसे 28 1 पहले और लगेंगे, फिर उसके बाद ये 4 1 और हैं, तब ऐसे बनता है। अब यहाँ पे हम 28 को तो कन्वर्ट कर नहीं रहे, एक्सॉर देखते हैं एंड फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। एक्सॉर का काम होता है अगर दोनों जो बिट सेम है यानी ट्रू ट्रू है तो हमें फॉल्स मिलेगा, और अगर फॉल्स फॉल्स है तो भी फॉल्स देगा, यानी दोनों बिट अगर अलग हैं तो ये हमें ट्रू देगा, और दोनों बिट्स अगर सेम है तो फिर हमें फॉल्स देगा। देखो इसी को यहाँ पे देखते हैं, 5 एंड 2 का एग्जांपल लेके, अगर दोनों ट्रू हैं और दोनों फॉल्स हैं तो हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये 1 ट्रू है एंड 0 फॉल्स है, एक ही फॉल्स है तो फिर हमें ट्रू दे दो, 1 दे दिया। यहाँ पे भी 1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग है, 0 एंड 1 है, ये ट्रू है ये फॉल्स है। अगर दोनों बिट सेम है तो फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू देगा। यहाँ पे भी हमें ट्रू मिल जाएगा, और ये दोनों सेम है तो फिर हमें फॉल्स मिल जाएगा। और ये जो बाइनरी है वो हमारी
7 की है, तो देखो अब यहाँ पे 5 XOR 2 करते हैं, 5 XOR 2, तो इसका आंसर क्या आता है? 7 मिल गया हमें, सिंपल सा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे जो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट है, इनको हम ऐसे ही समझेंगे। इसको यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ पे 5 लेफ्ट शिफ्ट देखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी 5 को लेफ्ट शिफ्ट करना है, वो भी 1 से। तो देखो यहाँ पे अगर 5 एग्जांपल है, इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पे। अब लेफ्ट शिफ्ट का काम होता है कि राइट से एक जीरो लगाओ, उसके बाद जो हमारी बिट्स हैं उनको रेगुलर लिख दो जैसी वो थी। राइट से जीरो लगाना है, अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो राइट से लगाओ, और राइट शिफ्ट है तो फिर लेफ्ट से लगाओ। अब एक जीरो क्यों बताया मैंने? क्योंकि यहाँ पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट 1 किया है। अगर मैं 2 कर दूं तो फिर 2 जीरो लगाओ, यानी राइट से 2 जीरो लगाओ, फिर हमारी बिट्स को लिख दो। नहीं समझ में आया? चलो समझाते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने 5 का ले रखा है यहाँ पे बाइनरी, और फिर क्या करते हैं, राइट से एक जीरो लगाते हैं। अब लेफ्ट शिफ्ट है तो राइट से लगाना पड़ेगा, एक जीरो मैंने लगा दिया। उसके बाद हमारी 32 बिट में जितने भी बिट्स बच रहे, अब बच कितने रहे, ये पूरे 32 बच रहे, लेकिन हम 32 ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जीरो हम पहले से ही बिट्स लगा चुके हैं, ये एक बिट हम पहले से ही ले चुके हैं। तो यहाँ पे 31 ले पाएंगे, और 31 में ये 4 तो हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं 1, और इस साइड जीरो, एंड फिर से ये वाला 1। अब ये जीरो छूट गया हमारा, क्यों? क्योंकि 4 बिट तो हमारे हो गए, और अब ये जीरो छूटा, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, और एंड वाला जीरो जो और 28 में थे हमारे, उसमें से एक जीरो कम हो जाएगा। अब ये जो बाइनरी है वो हमारी बाइनरी है 10 की, देखो यहाँ पे, ओके 10 की बाइनरी है। अब 5 को लेफ्ट शिफ्ट अगर 1 करेंगे तो देखो हमारा 10 आ रहा है, कोई नहीं, ठीक है। अब राइट शिफ्ट देखते हैं। राइट शिफ्ट क्या करता है कि लेफ्ट से जीरो लगा दो, और बची हुई जो बिट्स हैं उनको एज एज यूजुअल लिख दो। तो हम 5 में ही लेते हैं एग्जांपल, यहाँ से हटाते हैं इसको। तो हमें राइट से जीरो लगाना है, ठीक है, मैंने राइट से जीरो लगा दिया, और राइट से जीरो लगाने के बाद हमें अपनी डिजिट्स को लिखना है। तो राइट से जीरो लगाया और फिर राइट से लिखते चले आओ। तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर जीरो लिखेंगे। अब ये हमारी 4 बिट्स हो गई पूरी। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 का बाइनरी है, ठीक है, आंसर भी आ गया हमारा 2। यही हमारे कुछ ऑपरेटर्स थे, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे ये ऑपरेटर्स। हाँ, एक और ऑपरेटर था, देखो यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मैं पहले बता चुका हूँ। यूनरी एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जो डेटा टाइप को बताता है, यानी टाइप ऑफ ऑपरेटर जब होता है वो यूनरी ऑपरेटर है टाइप ऑफ, और ये डेटा टाइप को बताता है। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ इसको। तो इसको यहाँ छोड़ते हैं, और अब मुझे लगता है कि शायद ऑपरेटर में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो गया ये वाला, लेकिन नोट्स हैं तो नोट्स आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं अच्छे से प्रॉपर। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट कमेंट करो यार, रिप्लाई मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।